हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीलाक्ष सिंह और मैं आज बात करूंगा 15 अप्रैल के क्वेश्चन आंसर की। तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने आपसे पूछा था लास्ट टाइम। दोस्तों हमने आपसे पूछा था कि रक्षा वित्त सचिव के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई है। हु वाज अपॉइंटेड एज डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब था ऑप्शन ए यानी कि गार्गी कौल। अब इनसे रिलेटेड हम लोग जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा बताया गया है कि पहले खबर की ओर चलिए कि सीनियर ऑफिसर गार्गी कौल हैज बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। शी विल रिप्लेस संजय मित्रा। तो अभी इस पद पे कौन थे? संजय मित्रा। इनको रिप्लेस करेंगे कौन? गार्गी कौल। ठीक है। तो आगे है कि सेंटर हैज अपॉइंटेड गार्गी कौल। सेंटर का मतलब है यहाँ पर केंद्र से, कि केंद्र ने जो है गार्गी कौल की नियुक्ति की है। और ये कौन है? ये जो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में जो है 1984 बैच की एक सीनियर ऑफिसर है। सो कॉल जो है इज नाउ द फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये अभी क्या थी? ये अभी जो है फाइनेंशियल एडवाइजर थी। कहाँ पर? डिफेंस सर्विस में, यानी कि आपका रक्षा मंत्रालय में जो है, यानी कि रक्षा सेवा में जो है ये फाइनेंशियल एडवाइजर थी। सो दोस्तों अब जो है बता दें आपको कि इसके अलावा कुछ और भी जो है नियुक्तियां की गई हैं, जैसे कि प्रेम कुमार कटारिया को जो है एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी यानी कि अतिरिक्त सचिव। ठीक है, क्या होता है? अतिरिक्त सचिव। तो प्रेम कुमार कटारिया को जो है अतिरिक्त सचिव बनाया गया है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, यानी कि कपड़ा मंत्रालय। उसी तरह दूसरा है अनिल कुमार झा को जो है अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। कहां पर? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, यानी कि राजस्व विभाग ने। और तीसरा है दोस्तों आपका ये SKG रहाते को जो है एज एडिशनल सेक्रेटरी यानी कि अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। कहां पर? पावर मिनिस्ट्री, यानी कि आपका विद्युत मंत्रालय में। सो दोस्तों ये 1 2 3 जो है आपके कुछ और भी यहाँ पे नियुक्तियां थी जिनको हमने आपको बता दिया। सो अब बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला है कि रोग गतिशीलता अर्थशास्त्र और नीति केंद्र यानी CDDEP के अनुसार भारत में कितने डॉक्टरों की कमी जो है वो देखी गई है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिसीज डायनामिक इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इंडिया इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ हाउ मेनी डॉक्टर्स। ये दोस्तों जो है एट प्रेजेंट का ये डेटा है, आपको बताना है कि वर्तमान में जो है इंडिया में कितने डॉक्टरों की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 6 लाख डॉक्टरों की कमी जो है आपके वर्तमान में यानी एट प्रेजेंट जो है कमी महसूस की जा रही है। पहले बढ़ेंगे हम लोग अपनी खबर की ओर। इंडिया है शॉर्टेज ऑफ एन एस्टिमेट 6 लाख डॉक्टर एंड 2 मिलियन नर्सेस से साइंटिस्ट। ये किसका कहना है? ये कहना है दोस्तों उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने जो है ये पाया है। ठीक है, हु फाउंड, जिन्होंने ये पाया है कि यहाँ पर जो है ऐसे स्टाफ की बहुत ही कमी है जो प्रॉपरली ट्रेंड है एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीबायोटिक, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम एक्सेसिव लाइफ सेविंग ड्रग्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया में जो है 6 लाख डॉक्टर्स और 2 मिलियन नर्सेस की जो है कमी पाई गई है। ये उन साइंटिस्टों का कहना है जिन्होंने जो है पाया है कि यहाँ पर जो है प्रॉपरली ट्रेन जो है ऐसे स्टाफ की कमी है जो एंटीबायोटिक का यूज करके जो है लाइफ सेव कर सकते थे लोगों की, यानी कि लोगों की जो है जान बचाई जा सकती थी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है द डिस्कवरी वाज पब्लिश्ड इन द रिपोर्ट, कि ये जो खोज है, मतलब ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, इसमें ये जो है ये किसके द्वारा आई है? सेंटर फॉर ये डिजीज डायनामिक इकोनॉमिक एंड पॉलिसी के जरिए जो है ये रिपोर्ट आपकी सामने आई है, वो भी अमेरिका की ये रिपोर्ट है दोस्तों। आगे बताया गया है कि इन इंडिया 65% ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इज आउट ऑफ पॉकेट। यहाँ पे देखिए सिंपली तरीके से बताया जा रहा है कि भारत में करीबन 65% से भी अधिक लोग जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो है खर्चे करते हैं जो कि जेब से बाहर, यानी कि एक तरीके से बजट के बाहर होता है। ऐसे 65% लोग हैं वो जब भी अपने स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं तो जो है बजट से बाहर हो जाता है मामला। और सच एक्सपेंडिचर्स यानी कि ऐसे जो मामले हैं, ऐसे जो व्यय हैं, ऐसे जो खर्चे हैं, ये क्या करते हैं? ये काम करते हैं 57 मिलियन लोगों को जो है हर साल जो है गरीबी की ओर ढकेलने का। ठीक है, सो आगे बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार देयर आर 57 लाख डेथ्स, यानी कि 57 लाख लोगों की जो है मृत्यु हो गई वर्ल्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो है दुनिया यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो है 57 लाख लोगों की जो है मौतें हो जाती हैं, विच कुड बी सेव फ्रॉम एंटीबायोटिक, यानी कि ऐसे 57 लाख लोगों की मौतें हो जाती हैं जिनको एंटीबायोटिक के जरिए जो है बचाया जा सकता था अगर वहां पर ट्रेंड जो है वहां पर होते। ठीक है, अगर वहां पे ट्रेंड स्टाफ होते तो एंटीबायोटिक के जरिए ऐसे लोगों को बचाया भी जा सकता था।
सो दीज डेथ ऑक्योर्ड इन लो एंड मिडिल इनकम इन कंट्रीज, यानी कि ऐसी जो मृत्यु है, ये जो हमने आपको मृत्यु दर बताया, ये जो है लो और मिडिल इनकम जैसी कंट्रीज में देखने को मिलती है यहाँ पे, यानी जहाँ पे कम और मध्यम आय वाले जो हैं लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमने बात की यहाँ पे एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक के बारे में दोस्तों पहले हम लोग जानेंगे ये क्या है। एंटीबायोटिक आप जानते ही हैं, नॉर्मली हम लोगों की ज़िंदगी में जो है इन दवाइयों का हम लोग सेवन करते हैं। आर वेरी पावरफुल मेडिसिन, यहाँ पावरफुल से मतलब है बहुत ही असरदार ये दवाई है, दैट फाइट बैक्टीरिया इन्फेक्शंस, यानी कि जो कि बैक्टीरिया के संक्रमण से जो है ये बचाती है। किसी भी तरह के बैक्टीरिया के संक्रमण से बचने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। सो यूज्ड प्रॉपरली, इनका जो यूज्ड है, इनका जो इस्तेमाल है बहुत ही अच्छे से किया जाना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, लोगों की जिंदगियां ये दवाइयाँ बचा सकती हैं, इतनी ये अपने आप में असरदार दवाई होती हैं। अब आगे दोस्तों हमने जिस रिपोर्ट की बात की, द सेंटर फॉर डिसीज डायनामिक इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इज अ पब्लिक हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है क्या, ये दोस्तों एक पब्लिक हेल्थ यानी कि सार्वजनिक जो है ये एक अनुसंधान संगठन है, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में। इट्स एम, और इसका जो एम है दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, वो बताया गया है वर्क फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड यानी कि दुनिया भर में और यूनाइटेड स्टेट्स में इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि हेल्थ और वेलफेयर रिलेटेड जो है, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि जो भी आपका मानवों की जो भी जनसंख्या बढ़ रही है उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो है ये काम करता है ये संगठन जिसकी हम बात कर रहे थे। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती हर साल किस दिन मनाई जाती है? आपको बताना है अंबेडकर जयंती या फिर जिसे आप भीम जयंती के भी रूप से के नाम से भी जानते हैं, ये हर साल किस दिन मनाई जाती है? तो दोस्तों इसका क्या सही जवाब है? 14 अप्रैल। हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है आपका अंबेडकर जयंती। यहाँ पर दोस्तों जो है इनकी फोटो है। आगे हम बता दें पहले खबर क्यों कि ये जो जयंती मनाई गई है ये है 128वीं, ठीक है। तो ये बर्थ एनिवर्सरी जो है ये मनाई गई किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ये कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर, यानी कि भारत का संविधान लिखने में जो है इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो ये जो दिन है दोस्तों ये आपका जो है 14 अप्रैल था जब इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इनकी हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पर? दिल्ली में। आगे ये है खबर कि भारत रत्न अंबेडकर, इनको भारत रत्न मिल चुका है, फेमसली नोन, इनको जो है बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब का मतलब क्या हो गया? बाबा साहेब का मतलब हो गया हिंदी और मराठी में यानी रेस्पेक्टेड फादर, यानी सम्मानित पिता। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्ट्रगल किया, इन्होंने संघर्ष किया फॉर इक्वालिटी, यानी कि समानता के लिए। दोस्तों समानता समझते हैं ना आप लोग, यानी कि सबको एक नज़र से जो है देखना, एक नज़र से सबकी वैल्यू करना, कि जो है जातिवाद को हटाकर। तो यहाँ पर बोला गया कि इन्होंने इक्वालिटी के लिए बहुत लाइफ टाइम इन्होंने स्ट्रगल किया थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी कि पूरी जिंदगी भर। दिस इज वाई अम्बेडकर जयंती, इसीलिए जो है अम्बेडकर जयंती जो है सेलिब्रेट किया जाने लगा इन इंडिया में एज इक्वालिटी डे। इसको जो है दोस्तों एक ये भी पॉइंट अच्छा है कि इसको इक्वालिटी डे के भी नाम से जानते हैं और इसको नॉलेज डे के भी नाम से जानते हैं, यानी कि इसका तो हो गया समानता दिवस और ये हो गया आपका ज्ञान दिवस के रूप में भी इस दिन को जाना जाता है। तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड यहाँ पे हमने आपको कुछ जनरल से पॉइंट बताए हैं कि इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ये बहुत ही बड़े चिंतक भी कहलाए जाते हैं। सोशल रिफॉर्मर का मतलब है जो है समाज सुधारक भी इनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिनका जो जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो है रामजी मालोजी सकपाल था और इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज अ लर्नड स्कॉलर, ये बहुत ही जो है अच्छे विद्वान थे डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म। इसके अलावा जो है दोस्तों कांग्रेस और महात्मा गांधी जैसे लोगों का जो है आलोचना करने के बाद, क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करने के बावजूद जो है इन्हें इंडिया का पहला यानी स्वतंत्र इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र आज़ाद भारत का इन्हें पहला जो है लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा कि पहला जो है लॉ मिनिस्टर कौन थे स्वतंत्र इंडिया में? भीमराव अंबेडकर थे। और इस दिन को इक्वालिटी डे और नॉलेज डे के रूप में भी जाना जाता है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इस नाम की पुस्तक जो है वो किसने लिखी है दोस्तों? ठीक है, आपके यहाँ पे जो है नाम लिखा हुआ है। बुक का जब भी नाम होता है तो उसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर एज इट इज नाम लिखा है। तो दोस्तों बता दें इसका जवाब आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ही है। ठीक है, यही ये पॉइंट हमने आपको पीछे नहीं बताया था। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किस फॉर्मूला वन ड्राइवर ने चीनी ग्रांड प्रिक्स 2019 जीता है? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों आपका ये जो चाइनीज ग्रांड प्रिक्स 2019 की, आपको बताना है किस ड्राइवर ने जीता है, उस ड्राइवर का नाम। तो ड्राइवर का नाम है आपका सी यानी कि लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन, जिनको यहाँ पर हमने आपको फोटो में दिखाया है। अब देखिए खबर की ओर बढ़ेंगे। मर्सिडीज ड्राइवर हैं ये, ठीक है, ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। तो इन्होंने जीता है फॉर्मूला वन रेस, कहाँ पर? चाइना ग्रैंड प्रिक्स में 14 अप्रैल को। सो दिस वाज द, अच्छा ये देखिए बहुत ही खास बात है कि F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप हिस्ट्री में दोस्तों ये 1000वीं रेस हुई थी। 1000वीं रेस का आयोजन किया गया था, जिसे किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जो है जीत लिया है F1 के इतिहास की 1000वीं रेस को। हालांकि एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर F1 जो ये जो आपकी रेस होती है मोटर रेस, इसमें दोस्तों जब 900वां मैच हुआ था तब भी दोस्तों जो है लुइस हैमिल्टन ने ही इस मैच को जीता था। फिलहाल आगे बता दें कि इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप हैमिल्टन हैज वॉन द सेकंड टाइम इन चाइना ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि उन्होंने जो है दूसरी बार जो है चाइना ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। दूसरी बार दोस्तों, इससे पहले भी वो एक बार जीत चुके हैं। तो बिगिनिंग विद द सेकंड प्लेस, इन्होंने दोस्तों जब स्टार्ट किया था ग्रिड में तो ये दूसरे नंबर पे थे और इन्होंने जो है इस रेस को जीत लिया फ्रॉम हिज टीम, यानी कि इन्हीं के टीम से एक जो है ड्राइवर थे, उनका नाम है वॉल्टेरी बोटस। ठीक है, तो वॉल्टेरी बोटस कौन थे? इन्हीं की टीम से थे, यानी कि वो भी मर्सिडीज से ही थे और इन्होंने हम जो है अपनी ही टीम से एक बंदे को हराया विद द डिफरेंस ऑफ 6.5 सेकंड, वो भी केवल मात्र 6.5 सेकंड के अंतर से। अब देखिए आगे है कि फेरारी सेबेस्टियन वेटल, ये जो दोस्तों ड्राइवर का नाम है सेबेस्टियन वेटल, ये रहे दोस्तों आपका तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे रहे आपके जो रेड बुल के थे वो रहे आपके मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टैपेन जो है रहे आपके चौथे स्थान पर, तो ये वेटल आपके रहे तीसरे स्थान पर और मैक्स वर्स्टैपेन आपके रहे चौथे रैंक पर। अब हम लोग बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की। तो कौन है ये दोस्तों? एक ब्रिटिश ड्राइवर हैं जो कि फार्मूला वन रेसिंग करते हैं, वो भी हु इज करंटली फॉर द मैकलैरेन मर्सिडीज टीम। ठीक है, यानी मर्सिडीज टीम की तरफ से जो है कार में ड्राइविंग करते हैं एंड इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द फार्मूला वन स्टिल डेट। आज तक की डेट में जो है इन्हें सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन भी जो है इन्होंने खिताब जीता है। दोस्तों ये जो खिताब की हम लोग अब बात कर रहे थे 2019 चाइनीज ग्रांड प्रिक्स, ठीक है, ये हमारा वो खिताब था जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। वॉज द फार्मूला वन मोटर रेस है ये, दैट टुक प्लेस ऑन, तो दोस्तों 14 अप्रैल 2019 को इसका हुआ था। कहाँ पर? शंघाई में। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है सर्किट का नाम होता है, उसी तरह इंटरनेशनल, तो इसका नाम था वो था शंघाई इंटरनेशनल सर्किट। आगे दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 2019 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज को 2 राइटर पत्रकारों को दिया गया था। आपको बताना है जो वर्तमान में इस समय जेल में हैं, आप उससे भी इतना बताना है कि वो दोनों पत्रकार निम्नलिखित में से किस देश की जेल में हैं। ठीक है, यानी द 2019 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज वॉज अवार्डेड टू 2 राइटर्स जर्नलिस्ट। राइटर्स के जो है 2 जर्नलिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। आपको बताना हुआ करंटली इन द प्रेजेंट है, जो कि जेल में है। तो ये किस देश की जेल में है दोस्तों? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि म्यांमार। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों को हमने आपको दिखाया है यहाँ पर फोटो में। अब हम बढ़ेंगे अपनी खबर की ओर। तो द यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 हैज बीन अवार्डेड टू रॉयटर्स के 2 रिपोर्टर्स हैं दोस्तों, जिनमें पहले का नाम है वा लोन और दूसरे का नाम है क्या सो ओ। ये दोस्तों उन दोनों रिपोर्टर्स के नाम है। इनको जो है $25,000 की राशि का ये पुरस्कार दिया गया है। दोनों ही जो दोस्तों जर्नलिस्ट हैं यानी कि पत्रकार हैं, ये जो है 7 साल की जो है ये सजा काट रहे हैं म्यांमार जेल में। कितने साल की? 7 साल की जो है ये सजा काट रहे हैं। कहाँ पर? म्यांमार में, जो कि हमारा आंसर था। दिस अवार्ड वाज गिवन टू देम फॉर देयर करेज एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये इनको क्यों दिया गया है? करेज एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। बोथ जर्नलिस्ट वर वर्किंग ऑन स्टोरी, क्योंकि ये दोनों ही जो दोस्तों जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये काम कर रहे थे एक स्टोरी पे। कौन सी स्टोरी पे? मिलिट्री एक्शन, यानी कि जो है एक सैन्य कदम को लेकर जो है, और एलिक्ट ह्यूमन राइट्स, यानी कि आपका जो भी मानव अधिकार से रिलेटेड जो उल्लंघन है, जो ठीक है, जो आपका मानव अधिकार उल्लंघन है, उनको लेकर स्टोरी पे ये लोग काम कर रहे थे, जिस वजह से जो है इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था म्यांमार में। द अवार्ड विल बी गिवन ऑन, दोस्तों ये जो अवार्ड है ये आपको 2 मई को दिया जाएगा। बिकॉज बोथ जर्नलिस्ट आर इन अ जेल, क्योंकि ये लोग जेल में है, इसलिए जो है ये अवार्ड जो है किन्हें दिया जाएगा? इनकी फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा इनके एब्सेंस में। रॉयटर्स ग्रुप लिमिटेड की दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये है कि अब ये भी देख लेते हैं। दिस इज द वर्ल्ड वाइड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रॉयटर्स क्या है? ये एक वर्ल्ड वाइड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। लंदन कहाँ? यूनाइटेड किंगडम की आपकी ये राजधानी है। इसके जो ओनर है वो है थॉमसन रॉयटर्स। दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल अवार्ड से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। उस देश का नाम दोस्तों आपको बताना है। देश का नाम है आपका ऑप्शन ए यानी कि रसिया। यहाँ पर दोस्तों जो है इंडिया और रशिया के प्राइम मिनिस्टर आपके सामने है। यहाँ पे जो खबर कह रही है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज नॉमिनेटेड फॉर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल बाय रसिया। ठीक है, जो कि हमारा आंसर था रसिया। मोदी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस रिस्पेक्ट फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, यानी कि इन्होंने जो है दोस्तों बहुत ही उत्कृष्ट इन्होंने योगदान दिया है किसमें, दोनों देशों के रिलेशन को मजबूत करने के लिए। इंडिया और रशिया की यहाँ पर बात हो रही है। दोनों देशों के रिलेशन को मजबूत करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया है। मोदी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑनर ऑफ रसिया। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को जो है ऑनर ऑफ रसिया से ऐसे टाइम पे दोस्तों जो इनको नॉमिनेट किया गया है, जहां पे आपको पता ही होगा कि अभी कुछ समय पहले ही द ऑर्डर ऑफ जायद से भी मोदी को जो है सम्मानित जो है किया गया था। तो आपको ध्यान है ना कि दो ये जो दोस्तों ऑर्डर आपका जो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है कि द ऑर्डर ऑफ जायद, ये दोस्तों यूएई का जो है सर्वोच्च सम्मान था। उसी तरह दोस्तों आपका जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल है, ये आपका जो है रसिया का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। दिस इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनर गिवन बाय रसिया, ये जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और 1698 में इसकी शुरुआत हुई है। एट प्रेजेंट द रशिया गवर्नमेंट गिव्स दिस रिस्पेक्ट, ये जो है दोस्तों बड़े राजनेताओं लोगों को जो है ये दिया जाता है अपॉन फ्रॉम दिस रशियन सिटीजन हु सब, या फिर उन देश के नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने जो बेस्ट फॉर द कंट्री एंड ऑन विद दिस, जिन्होंने देश के लिए जो है बहुत ही उत्कृष्ट सेवा की होती है। तो दोस्तों वक्त हो चुका है आपके क्वेश्चन ऑफ द डे का। आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने रखा है कि हिमाचल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन भी देंगे। अब हम दोस्तों आपको मिलेंगे कल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना मत भूलिएगा।